उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार तो दिए, लेकिन एक सीट ऐसी है जो चर्चाओं में है। बाकी सभी सीटों का जिक्र हम करेंगे, चाहे बात गाजियाबाद की करें, खैर सीट की जिक्र करें, फूलपुर की बात करें, कटहरी की बात करें, तमाम सीटों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आज हम बात करने वाले हैं, वो शख्स कोई और नहीं है, वो शख्स है अनुजेश यादव। अनुजेश यादव जो मुलायम परिवार का एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, परिवार का रिश्ता नहीं। वो एक अलग बात है कि चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि क्या अनुजेश यादव को मनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा सकती है? क्या जो परिवार टूट रहा है, क्योंकि जब जब मुलायम परिवार टूटा है तब तब अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ा है। और मैं अगर कहूं तो परिवार का एक हिस्सा आजम खान भी कहीं ना कहीं रहे हैं। भले ही उनका जन्म यादव परिवार में ना रहा हो, लेकिन पार्टी के साथ जिस तरीके से जुड़े रहे, लंबे वक्त तक जुड़े रहे, उनका फिर जेल जाना और ऐसे में मुसलमान वोट बैंक छिटकना, ये तमाम दिक्कतों का सामना अखिलेश यादव ने किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अनुजेश यादव तो परिवार का हिस्सा ही है, यादव परिवार से आते हैं, वोट बैंक यहाँ पर बढ़ रहा है। तो क्या जो मनाने की कोशिश है वो अनुजेश के लिए हो सकती है? और सवाल ये भी है कि क्या नामांकन वापस ले सकते हैं अनुजेश यादव? क्या है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तस्वीर? इस पर आज हम बात करने वाले। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, करहल सीट का अगर मैं जिक्र करता हूं तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवारों को उतारा उपचुनावों के दौरान, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आती है तो उस लिस्ट में एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा होने लगती है। वो सीट करहल की सीट है, क्योंकि यहां से यादव परिवार के ही एक शख्स को उतारा गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो जितने भी बड़े चेहरे हैं वो कह रहे हैं कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई उनका जनाधार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या वाकई अनुजेश यादव को उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए सही साबित होगा? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि यहाँ पर यादव परिवार का वर्चस्व ये सीट रही है और ये लंबे वक्त से, शुरुआत से अगर आप देखें तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का प्रभाव हमेशा से देखने को मिला है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज प्रयास तो करते रहे, लेकिन मैनपुरी के अंदर अपना प्रभाव जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं कर पाए। इसी वजह से आप देखेंगे कि हर बार लोकसभा के अंदर यादव परिवार का वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिलता है। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद भी आप देखिए कि डिम्पल यादव ने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार भारी अंतर से उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की। अब करहल की जो सीट है जो मैनपुरी के अंतर्गत आती है, यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब जो है मुझे यहाँ से त्यागपत्र देना चाहिए और उसके बाद यहाँ की जो सीट है वो खाली हो जाती है। और बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ से तेज प्रताप यादव का नाम आना, क्योंकि पहले से ही चर्चा चल रही थी, और दूसरा कि मैनपुरी से वो लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका नाम आना स्वाभाविक था। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से अनुजेश का नाम निकलकर सामने आया, जो धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के भाई हैं, कजन, और उनके बहनोई ने हैं ये अनुजेश यादव, उन्होंने जिस तरह से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी है, वो अपने आप में कई कहानियों को बयां करता हुआ राहुल यहाँ पे नजर आता है। आप देखिए, अपर्णा यादव ने शुरुआत में जब बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद कहा गया कि भाई आप मैनपुरी में जो उपचुनाव हो रहा है लालू यादव के निधन के बाद, उसमें आप उतर जाइए। अपर्णा यादव ने कहा कि परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। 2024 में जब आम चुनाव हुए उस वक्त भी उनका नाम निकलकर सामने आया तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, एक सीट पे मैनपुरी पे मैं नहीं जाऊंगी चुनाव लड़ने के लिए, और अगर आप लड़ाना ही मुझे चाहते हो तो भले ही आप मुझे रायबरेली भेज दो, मैं प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि वो मेरे परिवार का मसला है। तो इतना उनका कट्टर जो कमिटमेंट है वो देखने को मिला। भले ही पार्टियां दोनों की अलग हों, विचारधाराएं इस समय अलग हों, लेकिन फिर भी जो परिवार का मोह है वो अपर्णा यादव के अंदर से नहीं खत्म हुआ। अब अनुजेश यादव की बात आप करिए कि जिस तरह बहनोई हैं धर्मेंद्र यादव के, तो अखिलेश यादव की बहनोई हुए और एक तरीके से उनका पारिवारिक रिश्ता हो गया, लेकिन जिस तरह से वो अपने परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए, अब वो कई कहानी कहता हुआ नजर आता है कि क्या यहाँ पर जो बीजेपी है क्या परिवार में 2 तिफरके करके चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि अगर करहल की बात करें तो लगभग 300 सवा 300 के आसपास वहां पर वोटर हैं। इसमें भी 150
1.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर यादव वोट बैंक है, शाक्य वोट है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोट अच्छे खास हैं। तो ये जो तमाम समीकरण हैं ये बताते हैं कि बीजेपी किसी भी सूरत में करहल की सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है, क्योंकि ये नाक की लड़ाई कहने की बीजेपी के लिए बनती जा रही है कि भाई कई जगह पर तो चुनाव वो जीतते हैं लेकिन मैनपुरी के अंदर जो प्रभाव होना चाहिए वो नजर नहीं आता। इसीलिए उन्होंने अनुजेश यादव को लेकर आए, उसको टिकट दिया, चुनाव में उतार दिया। लेकिन यहाँ पर सपा खेमा कह रहा है कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मजबूती यहाँ पर सपा परिवार की, सपा के लोगों की है, वो मजबूती के सामने टिकना किसी की भी बूते की बात नहीं है। जी सर, मैं यहीं से एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। ये भले ही एक ऑफिशियली बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि कोई जनाधार नहीं है अनुजेश यादव का, यही अपर्णा यादव को लेकर भी कहा जा रहा था कि जब अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में आई उनका कोई जनाधार नहीं है, बीजेपी जहां से भी उतार दे वो नहीं जीतने वाली, अनुजेश को लेकर भी यही है। मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि क्या वाकई करहल सीट पर यादवों के बीच में पकड़ नहीं है अनुजेश यादव की, और क्या अनुजेश यादव को उतारना ये एक गलत फैसला या गलत एक डिसीजन सरकार की तरफ से रहेगा? देखिए राहुल, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो बीजेपी को एक प्रत्याशी उतारना ही था। तो ऐसे में उनको ये लग रहा था कि भाई कोई नाम ढूंढा जाए, देखा जाए, क्योंकि हार लगभग तय मानी जा रही है। क्योंकि करहल पे जितनी बड़ी जीत अखिलेश यादव ने दर्ज की और जिस तरह का वोट बैंक यादव परिवार के साथ में जुड़ा हुआ है, वो ये बताता है कि यहाँ से जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए आसान बात नहीं है। इसीलिए यहाँ से जो अनुजेश यादव को लेकर आया गया। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस तरह की उनकी लोकप्रियता होनी चाहिए, जो वोट उनके हिस्से में कह सकते हैं कि मजबूती के साथ में पड़ना चाहिए, वो माहौल उनके पक्ष में नहीं है। आप देखिए चुनाव से ठीक पहले उनका नाम का अनाउंसमेंट होता है। अब क्या माहौल बना पाएंगे अपने लिए? अगर ये 2-4-6 महीने पहले होता तो शायद अपने लिए सियासी जमीन मजबूत करते हुए नजर आते। एक कारण ये हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो है स्थिति उनके लिए कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही। और यहाँ पर जो सपा का प्रभाव है, क्योंकि डिम्पल यादव सांसद हैं, अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी है, तो अपने आप में एक प्रभावशाली नेता वाली ये सीट नजर आती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई भले ही बीजेपी ये बात कहे कि चुनाव में हम बने हुए हैं, लेकिन आपने देखा 2024 में बीजेपी ने कहा था कि हम मुलायम सिंह यादव के बाद इस सीट को जीत दर्ज करने वाले हैं। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसके बावजूद डिम्पल यादव ने एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की थी। और अखिलेश यादव के खिलाफ भी एक माहौल बना, लेकिन उन्होंने भी एक बड़ी जीत जो है करहल पे दर्ज की थी। ऐसे में तेज प्रताप यादव जो पहले भी सांसद रह चुके, मैं जो आपको कह रहा था कि जो वोटर्स हैं कहने के वो उनको जानते हैं, पहचानते हैं, इसीलिए अगर वो चुनाव में उतरे हैं तो जाहिर बात है कि उनका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अनुजेश के लिए ऐसा नहीं है। अभी बहुत कठिन डगर है, अपने आप को कह सकते हैं लोगों के बीच लेकर जाना है, बताना है कि भाई मैं ये हूँ। और इससे नेगेटिव असर भी पड़ सकता है कि भाई जब यादव परिवार के यहाँ से जो है तेज प्रताप यादव खड़े हैं, तो आपको खड़ा होने की जरूरत क्या है कि आप वोट काटने के लिए खड़े हुए, तो तमाम सारी बातें निकल कर आ सकती है। इसमें जो फायदा होगा मुझे ऐसा लगता है सीधे तौर पर वो यहाँ पर तेज प्रताप यादव को होता हुआ नजर आएगा। और देखिए वाकई सर ने ये बहुत बारीकी से बताया कि भले ही समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अनुजेश यादव का कोई जनाधार नहीं है, और देखिए अपर्णा यादव की अगर मैं बात करूं तो वो भी पार्टी में एक चेहरा है, वो भी यादव परिवार से आती हैं, उन्हें एक तरफ रखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं डिम्पल यादव, देखिए मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव जो है, इनका बयान एक हाल ही में सामने आता है। उन्होंने कहा कि जो है यादव जो है उन्हें बंटने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें पता है कि वोट कहाँ पर देना है। तो ये देखिए करहल सीट के जो नतीजे हैं वो तो ये तय करेंगे ही कि क्या वाकई स्थिति जो है वो किसके साथ रही है। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं अगर बात करूँ तो ये जो उपचुनाव है और इस चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जो कैंडिडेट के बीच की जंग नहीं मानी जा रही, ये जंग योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है। जैसे मैं मिल्कीपुर सीट का जिक्र करूँ, भले ही उसके अभी उपचुनाव के लिए तारीख का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी चुनाव होगा वो एक सीट है, करहल एक सीट है, फूलपुर जैसी एक सीट है। तो ये कुछ सीटें ऐसी हैं जो सीधे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को कनेक्ट कर रही है। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर पूरे माहौल को देखा जाए तो दो ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें अगर पार्टी वाइज बात की जाए, यहाँ पर योगी जी का चेहरा है, दूसरा अखिलेश यादव का यहाँ पर चेहरा। कांग्रेस पार्टी ने अपने को कहा
कहा कि भाई हम अपने आप को छोड़ देते हैं इन चुनावों से और कहीं ना कहीं सपा का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो अखिलेश यादव और एक तरीके से सीएम योगी के बीच में, अगर यहाँ पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आए, क्योंकि 9 सीटों के ऊपर चुनाव है और प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ज्यादा पकड़ अपनी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनका साथ दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ बीजेपी के लिए स्थिति संभालना अपने लिए मुश्किल होने वाला, क्यों आप देखिए संजय निषाद भी नाराज नजर आते हैं, अनुप्रिया पटेल नाराज हैं, ओपी राजभर नाराज हैं, जयंत चौधरी भी उतने खुश नहीं है। तो ये जो तमाम उनके सहयोगी दल अगर ये नाखुश रहेंगे तो इसका प्रभाव जो है बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ राहुल नजर आने वाला है। और यहाँ से अखिलेश बनाम योगी जी का जो मुकाबला है वो किस तरफ जाएगा, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर तय करती हैं, बहुत सारे आने वाले कल इसके ऊपर तय करते हैं कि भाई जब 2027 में आप चुनाव के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उपचुनावों का जिक्र उसमें होता हुआ नजर आएगा कि भाई देखिए लोकसभा चुनाव में तो हमने 37 सीटें जीती ही थी, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव होता है तो उसमें भी हमारे हिस्से इतनी सीटें आई। तो यहाँ पर जो नाक की लड़ाई कहा जाता है, ये कि सम्मान की जो लड़ाई कही जाती है वो होती हुई नजर आ रही है। और सरकार पर इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा योगी जी की अगर बात करें, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा कि भाई अगर हम अभी इतनी अच्छी पोजीशन में हैं तो 2027 में बीजेपी की खैर नहीं है। और सपा जो सत्ता में आने की लगातार उम्मीद कर रही है, उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी होती हुई यहाँ पे नजर आ सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बारीकी से सर ने ये बताया कि किस तरीके से ये जो उपचुनाव है वो अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ तो है, लेकिन देखिए साल 2027 के विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो इसी उपचुनाव से पता लग जाएगी कि आखिरकार 27 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जनता का रुख किसकी तरफ रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर रख सकते हैं। फिलहाल मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।